ये सोचिए कि जितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें पहला ट्रीटमेंट बोला गया है शोधन चिकित्सा। ठीक है, तो 3 तरह की मेन चीजें होती हैं। एक नंबर होता है वमन कराना, दूसरा होता है विरेचन कराना माने स्टूल पास करना, तीसरा होता है वस्ती एनेमा देना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाते हैं वो है शिरोधारा, नश्य करना नाक में डालना, अंजन करना आंखों में लगाना, और कबल एंड गंडूस करना। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट एक आता है धूपन या धूमपान, दोनों। एक धूमपान लेना और एक बॉडी के आसपास में धूपन करना कुछ कुछ हर्ब्स का। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। ये ब्रॉड हेडिंग था औषधन। अब इसमें क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आए, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, कोई भी घर का मेंबर हो, पहचान का हो, कुछ भी, अगर लग रहा है ना कि उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सट्रीम पे जा रहा है, ठीक है, आप उसको एक तीक्ष्ण विरेचन दे दीजिए, मतलब तगड़ा विरेचन, स्टूल वाला। आप देखोगे दूसरे दिन से वो 30% शांत हो गया होगा। ठीक है, इतना इमीडिएट काम करता है। तो बेसिकली मार्ग अवरोध, मैंने बताया था कि मनोवाह श्रोत दुष्टि, मनोवाह श्रोत दुष्टि बताया था क्या, मनोवाह में हृदय और बुद्धि दोनों आता है, इनका ऑब्स्ट्रक्शन होना। ठीक है, ये श्रोत का ऑब्स्ट्रक्शन होने से ये प्रॉब्लम होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन 2 तरीके से हो सकता है, भौतिक कारण से जैसे उल्टा पुल्टा आहार विहार, और आदि भौतिक कारण से मतलब एनर्जी वाइज खराब लोगों का संपर्क, नजर, या आगंतुज बाहर से कोई एनर्जी का एंट्री करना, इन सबसे मार्ग का अवरोध होता है। तो अवरोध का पहला चिकित्सा क्या होगा, शोधन करना, सफाई करना। इसलिए शोधन चिकित्सा इंपॉर्टेंट होती है। ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है, सबको लगता है कि यार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें वमन विरेचन करके क्या होगा। ठीक है, बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो इसमें जो नश्य या जो धूमपान ये सब बताए गए थे, ये सभी तीक्ष्ण तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे जो अंजन बताया गया था वो भी तीक्ष्ण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे काली मिर्च, काली मिर्च को पाउडर बना के घी में मिलाया, उसको अच्छे से पाक किया और उसका उसका अंजन लगाया, मतलब काजल लगाया। ठीक है, तो ये होता है। अब दोष के हिसाब से देखना होता है। अगर मान लो आपको लग रहा है किसी में कफ दोष ज्यादा है तो उसका स्पेशली वमन करना चाहिए। ठीक है, किसी का अगर पित्त दोष ज्यादा है तो विरेचन करना चाहिए, किसी का वात दोष ज्यादा है तो वस्ती करना चाहिए। और ये तीनों में ही कॉमन जो रहेगा वो नश्य रहेगा, धूमपान रहेगा और शिरोधारा रहेगा, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी क्या होता है कि मान लीजिए कि वमन और विरेचन, विरेचन तो आप घर में कर सकते हैं। ठीक है, कैस्टर ऑयल है, त्रिवित लेहम है, अभिपत्ति कर चूर्ण है। ठीक है, सब कॉमन छोटी मोटी दवाइयां हैं। विरेचन लेने के लिए सुबह खाली पेट में लिया जाता है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, मतलब जब सूरज आ गए हैं उसके बाद हल्के गर्म पानी से लिया जाता है। और उस दिन सिर्फ मूंग दाल पे रहा जाता है। ब्यूटी ऑफ विरेचन क्या है, अपने आप पॉटी 12 बजे तक बंद हो जाती है। और मजे की बात क्या है, कोई वीकनेस नहीं आता। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन होके अगर स्टूल होता है ना लूज मोशन, तो वीकनेस आता है। ये ड्रग इंड्यूस्ड है तो वीकनेस नहीं आता। ठीक है, और वमन क्या होता है, सूरज निकलने से पहले होता है वमन।
इसलिए टफ होता है थोड़ा सा। टफ मतलब टाइमिंग वाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। सूरज निकलने से पहले वमन हो जाना चाहिए, कफ काल, ठीक है। अब इनकी छोटी छोटी विधियां भी होती हैं, लघु वमन, लघु विरेचन। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुलेठी का काढ़ा बनाइए, ठीक है, सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले। जिसको दमे की बीमारी है, कोई भी कफ की बीमारी हो, कोई भी कफ की बीमारी हो, जैसे सांस की बीमारी, ठीक है, कोई ट्यूमर है, हाँ, किसी लड़की का प्रोलैक्टिन बहुत हाई है, ठीक है, किसी का मोटापा बहुत बढ़ रहा है, आप दवाइयां खा रहे हो, सारे डाइट कर लिए, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। तो ये सब केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? कफ का अतिवृद्धि, मंदाग्नि, ठीक है। तो ऐसे सब कंडीशन में जब दवाइयां रेजिस्टेंट होती हैं, काम नहीं कर रही, तो वमन करना चाहिए कफज व्याधि में। स्टोन हो गया है कहीं पे, किडनी में स्टोन हो या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, अगर स्टेबल पेशेंट है तो स्टोन भी क्या है? कफ है ना, सॉलिड, भारी, गुरुगुण। तो इन सब में वमन करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो मुलेठी का काढ़ा बनाइए सुबह सुबह खाली पेट में, सूरज निकलने से पहले, हाँ, उसको पीजिए। और एक ग्लास में गन्ने का जूस रखिए या दूध रखिए, जिसको दूध सूट नहीं करता वो गन्ने का जूस रखेगा। तो थोड़ा सा, एक ग्लास पिया मुलेठी का काढ़ा, एक ग्लास पिया गन्ने का जूस, आप देखोगे खत्म करते करते में वॉमिटिंग आएगी, ठीक है। आयुर्वेद में जब डॉक्टर्स करते हैं तो इसके साथ में मदन फल बोल के फल होता है, मदन फल, हर पंसारी के दुकान पे मिलता है, ठीक है। उसका 2 चुटकी चूर्ण का मधु में मिला के चाटने के लिए बोलते हैं हम लोग, ये पीने के बाद तुरंत वो मदन फल वॉमिटिंग कराता है, ऐसे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो वमन, ठीक है। हर, सर एक क्वेश्चन, हाँ, मुलेठी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जैसे 5 ग्राम, 10 ग्राम? 5 ग्राम 10 ग्राम आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए 5 ग्राम लिया है आपने, तो उसको 1.5 गिलास पानी में बॉईल करिए, पौने गिलास तक ले आइए उसको, ठीक है। अभी क्या है, सबको नश्य जरूर देना है, ठीक है। तो नश्य में सबसे अच्छा होता है इसमें कि थोड़ा सा हींग लेंगे, हींग, ठीक है, और थोड़ा सा सौंठ लेंगे, मिक्स करेंगे, ऐसे चुटकी में लेंगे, जैसे पाउडर वाला नस्य लेते हैं ना, वो भी ले सकते हैं, तीक्ष्ण नस्य। ऐसे दवाई के तौर पे होता है पंच इंद्रिय वर्धन तेल, ठीक है, अनु तेल, ये सब कोई भी ले सकता है सर, कोई इसमें ये नहीं है प्रॉब्लम, बीमारी नहीं भी है तो भी ले सकता है। हाँ, ऐसे ही जो दवाइयां, कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको रक्षोघ्न बोलते हैं, रक्षा, जो हमारी रक्षा करती है, उसका एक ग्रुप है उन प्लांट्स का आयुर्वेद में, ठीक है। ये जो रक्षा है, ये किससे है? एनर्जी से रक्षा है, ठीक है। जैसे कुछ निगेटिव एनर्जी, एनर्जी से रक्षा, जैसे नजर से रक्षा करना हुआ, कुछ कुछ एविल एनर्जीज हैं उससे रक्षा करना हुआ, वानरी बटी देते हैं, इन सबसे रक्षा करना होता है, ठीक है। तो उसमें आता है हींग, सेंधा नमक, अजवाइन, ठीक है, ये चीजें, ये हर्ब्स होते हैं, वचा, हल्दी, हाँ, इन सब का अगर पाउडर रखते हैं, इसका धुना लगाते हैं अगर, तो भी इसमें फायदा होता है। हाँ, वैसे हम लोग बताए थे ना कि एक धूमपान वर्ती बनाए हैं, एक स्टिक है, ठीक है, धूम श्री नाम दिया उसका, उसमें गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का मूत्र, माने पंचगव्य के साथ में हल्दी, वचा, मुलेठी, ये सब मिलाया हुआ है, और एकदम सर लाइट। आपके ये चैम्बर में ये नहीं मिली मुझे, मैंने 2 बार ट्राई करवाया था यहाँ सॉल्ट लेक वाले में। नहीं नहीं है, मतलब समझ नहीं पाया, अभी आई है। है? ठीक है। नहीं, उस समय भी था, वो लोग पहचान नहीं पाया होगा, हम बता देंगे अभी, तो अवेयर हो क्या जाए। बोले उनको? 3 स्टिक है। तो धूमपान वाला स्टिक दे दीजिए, बोलिएगा, अच्छा शायद उन लोगों को धूमश्री नाम नहीं पता है अभी, तो मैं आप ठीक लोग के है। सामने बोल दूं। 3 स्टिक है।
तो उसमें क्या है ना कि कोई इजी आपको बनाने का झमेला नहीं है, खाली लगाया, जलाया, बुझाया, ठीक है। तो उससे कफ, कोल्ड वो भी होगा, इंद्रिय शुद्धि होगी। इंद्रिय शुद्धि होने से मानस विकार बड़े कम हो जाते हैं। ये जब आप हाँ, देखिएगा किसी को अगर साइनसेस हो गए हैं, सब कान नाक मुंह बंद है, या सर्दी बहुत हो गया है, कैसे माइंड ब्लॉक ब्लॉक हो जाता है, फॉगी हो जाता है ना। तो उसी तरीके से वो इंद्रिय शुद्धि करता है, तो चैनल्स खुल जाते हैं, माइंड ठीक प्रॉपर काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग ये जो थेरेपीज है ये सबको करना चाहिए। इसके अलावा एक पॉजिटिव वीक बनाया था, ठीक है, नाम दिया था पॉजिटिव वीक, ठीक है। उसमें क्या किया था, इन्हीं चीजों का दिया, ठीक है, कॉटन में इन हर्ब्स को रैप अप किया हुआ है विथ पंचगव्य। अब उस जो नहीं बत्ती लगाते हैं हम लोग, दिए में बत्ती लगाते हैं, ठीक है। तब एक बत्ती को अपना घर में दिया लाइए, उसमें हिसाब से, जैसे अगर आपके को पता है कि कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है, मुझे पॉजिटिविटी बढ़ानी है, तो उसमें घी डालिएगा दिए में। और जो बत्ती हम लोग बनाए हैं उस बत्ती को डाल के जला दीजिए अपने कमरे में, सारे लाइट्स ऑफ कर दीजिए। आधे घंटे में विद गारंटी नींद आ जाएगी, ठीक है, और सारा पॉजिटिविटी। और दूसरा क्या कि अगर लगता है कि कुछ निगेटिव चीजें हैं साथ में, या ग्रहों का दोष चल रहा है, तो आप सरसों का तेल डाल दीजिए, ठीक है, उसमें जला लीजिए उसको। तो ऐसे होता है, ठीक है। ये चीजें हो गई सफाई अभियान से, सूक्ष्म स्रोतों से लेके बड़े स्रोतों तक। सूक्ष्म स्रोत में क्या आएगा, आंख में अंजन करना, नाक में नश्य डालना, धूपन करना, धूमपान लेना, है ना, पॉजिटिव विक जलाना। और बड़े शोधन में क्या आ गया, वमन, विरेचन और वस्ती, ठीक है, शिरोधारा कॉमन रहेगा, ठीक है। कुछ दवाइयों का भी नाम बताते हैं आपको, जो आप लोग खा सकते हैं, दे सकते हैं। जो आपकी रेंज के बाहर का है वो बता के फायदा नहीं है। तो उसमें पहला दवा का नाम है महाकल्याणक घृत। डैश देके लिख लेंगे, वैसे रिकॉर्डिंग तो आता ही है शायद। तो जहां पे आपको दिखता है कि वायु और पित्त, वायु और पित्त वाला उन्माद है, वहां पे महाकल्याणक घृत देंगे। मतलब बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, साथ में थोड़ा एंगर है, वहां पे महाकल्याणक घृत देंगे, ठीक है। दूसरा दवाई आएगा पंचगव्य घृत। इसको कहां देंगे, जहां कफ वाला प्रॉब्लम है, मतलब चुप हो गया है, एकांत में रहने लगा है, अकेलापन में आ गया है, लो रहता है, सोशलिज्म खत्म हो चुका है, एक कमरे में बंद रहता है, लो फीलिंग रहती है, इंथुजियाज्म नहीं है, ठीक है। और उससे अकेले में बात करोगे तो लोभ बढ़ चुका है या लस्ट बढ़ चुका है, एक्स्ट्रा पॉइंट आ सकते हैं ये सब। तो ऐसे कंडीशन में पंचगव्य जाएगा, ठीक है। तीसरा दवाई का नाम लिखिए महातिक्त घृत। महातिक्त घृत ये क्या है, जहां पे केवल पित्त है, मतलब बहुत ज्यादा आंखें लाल, रैशेस निकलते हैं, हीट रैशेस होते हैं, गर्मी बहुत लगती है, बेचैनी बहुत होती है, बिना एसी के रह नहीं सकता, गुस्सा बहुत आता है, बात बात पे एकदम से तमतमा के बात कर लेगा, ठीक है, हर बात पे रिएक्शन, ईगो बहुत है, जेलसी बहुत है, हाँ, राग बहुत है, द्वेष बहुत है, ईर्ष्या बहुत है। इन सब जगहों पे महातिक्त घृत आ जाएगा। तो हो गया वायु पित्त कफ, ठीक है। इसलिए 3 बता दिया आपको, वायु, पित्त और कफ का, ठीक है। इसके अलावा जब आप लोग सिंगल हर्ब्स में जाएंगे, तो बताया था मैंने कि कुछ कुछ हर्ब्स बताऊंगा मैं आपको। जो सिंगल हर्ब्स तो एकदम इजी है, हर जगह मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, धड़ल्ले से मिलेगा, सब फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर कुछ गहराई वाले सच्चाई को बताते हुए चलेंगे। तो उसमें पहला नाम क्या आता है सबके दिमाग में सिंगल हर्ब्स में, बताइए एक जन अनम्यूट करके। सर ब्राह्मी। ब्राह्मी, चलिए तो ब्राह्मी से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मी जो होता है ये वात पित्त नाशक होता है। अब आपको ब्राह्मी का यूज समझ में आ जाएगा कि जो दुबक के बैठ गया है, अकेला हो गया है, लो फील करता है, डाउन फील करता है, रोता है, चुप होता है, साथी कोई नहीं है फील होता है, उसको ब्राह्मी काम नहीं करेगी।
दिमाग का बत्ती जला, अगर बत्ती जला तो एक क्लैपिंग साइन दे दीजिए कुछ। ये कफज हो गया ना। जिसको सर बहुत गुस्सा होगा, बहुत जो रेडिश होगा, वो उसको काम करेगा। जो हाइपर है, जो एक वर्ड। ठंडा, ब्राह्मी हाँ ठंडा बात है, पित्त है ना, तो हाइपर हुआ ना। हाँ बहुत हाइपर ठीक है? होगा, हम्म, इगोइस्ट होगा, गुस्सा आता होगा। हाँ उसमें। बिल्कुल। तो जो बच्चे बहुत चंचल है ना, एडीएचडी वाले, ठीक है, उनमें ब्राह्मी जाएगी, ठीक है। और जो हस्बैंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस है ना, उसको ब्राह्मी जाएगा। और जो वाइफ बहुत चुप हो गई है, अकेली हो गई है, उसके लिए कुछ और आएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्लांट का नाम बताइए। मुलेठी। मुलेठी। चलिए मुलेठी बता देते हैं। मुलेठी जो है ना, ये ब्राह्मी का भाई है। वात पित्त पे ही। वात पित्त कफ, पे जाता कफ है। है ना सर, कफ है ना। नहीं, ये वात पित्त है। बात। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सुन लीजिए, फिर लास्ट में जब जोड़ी बनाऊंगा तो मजा आएगा। तो मुलेठी भी क्या हुआ, वात पित्त हुआ। वैसे ब्राह्मी का कल्क ही मेध्य है, सच्चाई यही है। मतलब ब्राह्मी खरीदिए, उसकी चटनी बनाइए और खाइए, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझ में आया, मुलेठी भी वात पित्त है, तो उसको और तगड़ा कर दीजिए, मुलेठी के ब्राह्मी के चटनी में मुलेठी का मीठा डाल दीजिए, ठीक है। तो ये और तगड़ा काम करेगा। मुलेठी का चूर्ण ही काम आता है, मुलेठी का और कुछ काम नहीं आएगा, मुलेठी का चूर्ण काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर उस फॉर्म में कुछ नहीं मिलता है, तो जो फॉर्म मिलता है वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, ये भी जान लीजिए। नहीं 100%, कुछ तो काम करेगा ही, ठीक है। नहीं सर, मैं तो मुलेठी का पाउडर बना के रखती हूँ हमेशा घर में। हाँ, मुलेठी का पाउडर ही काम करेगा, बोला। तो वात पित्त वालों में आप ब्राह्मी के साथ में मुलेठी मिला दीजिएगा, ठीक है। तीसरा पौधे का नाम बताइए। कोई बेड़ंग। और बोलेगा, कोई और बोलेगा, अनम्यूट करके बोलिए। सर निर्गुंडी भी बताया था आपने। ठीक है, वो तो बात का है, निर्गुंडी फिर भी लास्ट में आएगा। नहीं याद सर आ रहा है। नीम, नीम हो सकता है क्या? नीम। नीम उतना मजेदार उस मामले में नहीं आएगा। तो सर और आंवला। सर इसमें आंवला भूमि में, आंवला आ सकता है क्या? हाँ, सर जीरा, भूमि आंवला। जीरा, जीरा, भूमि आंवला लीवर पे जाएगा, हाँ? जीरा। अश्वगंधा सर। अश्वगंधा आएगा। अश्वगंधा। तो अश्वगंधा जो है वो है वातज, वायु पे काम करेगा। वैसे वातज। आपको अश्वगंधा का सच्चाई बता दे रहे हैं, ये तंत्रिका तंत्र पे ज्यादा काम करता है, ना कि मानस रोग पे, ठीक है। तो ये इसको जब सीरियल नंबर लिखिएगा ना, इसको बाद में रखिएगा, ठीक है। अश्वगंधा जो है ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पे ज्यादा काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई डेफिशिएंसी चल रही है ना, तो वहां पे ज्यादा काम करेगा ये। सर ये जो पार्किंसंस होता है, हाथ पांव कांपते हैं लोगों के, उस पे हाँ, उस पे ज्यादा बड़ी जाएगा, वो तो बोला, तंत्रिका तंत्र पे, नर्वस सिस्टम पे ट्रेम्बलिंग है ज्यादा ना, जाएगा। ट्रेम्बलिंग वगैरह जिसको होता है। उसमें जाएगा, सर ठीक है। वायुवड़ंग आएगा इसमें, बिड़ंग। हाँ, विडंग अभी आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ सीक्वेंस ताकि ठीक रहेगा, ठीक है। सर हरी तकी। हरी तक की भी उतना नहीं आएगा, ये सब इनडायरेक्ट आएंगे, इनडायरेक्ट दवाइयां हैं। सभी दवाइयां इनडायरेक्ट जाएंगी, ठीक है। तो पहला था ब्राह्मी, दूसरा था शंख पुष्प, शंख पुष्प। शंख पुष्प। ठीक है। तो शंख पुष्प जो है वो पित्त कफ नाशक है। पित्त कफ मतलब गुस्सा भी है थोड़ा, और डल भी है साथ में, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आप लोग को बताया था कि ये कॉम्बिनेशन में भी बीमारियां मिल सकती हैं, है ना। तो पित्त कफ पे जाएगा शंख पुष्पी। शंख पुष्पी का रस, रस काम आता है, ठीक है, उसके पत्ते का रस, ठीक है। अश्वगंधा का रूट काम आता है। जब भी अश्वगंधा लें तो जरूर पता कर लें कि कहीं पत्ते का पाउडर तो नहीं दे दिया आपको, ठीक है, एकदम उल्टा हो जाएगा मामला, रूट काम आता है। तो पहला हो गया ब्राह्मी, दूसरा हो गया मुलेठी, तीसरा हो गया शंख पुष्पी। बट सीक्वेंस जब लगाएंगे तो क्या होगा, ब्राह्मी,
इसके बाद शंखपुष्पी, इसके बाद मुलेठी। चौथा नंबर आता है गिलोय। गिलोय। ठीक है, अब मजे की बात क्या आएगी, गिलोय है त्रिदोष नाटक, तीनों पे जाएगा। त्रिदोष नाचक। अभी आप लिख कर रखिए, बाद में मैं एक मजेदार कॉम्बिनेशन दूंगा आप लोग को। फिर बनाएंगे आप। ठीक है, चौथा क्या आएगा, जटा मानसी। जटा सर मानसी, सर नाम ही में त्रिदोष सब कुछ है। नाचक के गिलोय तो कैसे यूज करना चाहिए, डायरेक्ट जड़ी माने क्या यूज करना चाहिए? गिलोय का स्वरस भी यूज कर सकते हैं, गिलोय का चूर्ण भी यूज कर सकते हैं। स्वरस। ठीक है, तो जटा मानसी भी त्रिदोष नाटक है। जटा मांस। जटा मानसी से, लेकिन इन जितने मैं द्रव्यों का नाम बता रहा हूं, इनमें सबसे ज्यादा नींद लाने वाला जटा मानसी। तो जहां पे लगता है कि नींद कम है थोड़ी साथ में, एंजाइटी के साथ में, वहां जटा मानसी ऐड करना है। अब मजे की बात क्या लगी आपको, कि गिलोय और जटा मानसी आपको सबके संग ऐड कर देना है, क्योंकि अच्छा। त्रिदोष नाटक है। यही त्रिदोष। कॉम्बिनेशन बताना चाहता था। जैसे मान लीजिए आपको लगा ये वायु पित्त वाला है, तो आपने ब्राह्मी चुन लिया, मुलेठी चुन लिया, अब उसमें गिलोय भी डाल दीजिए और थोड़ा जटामांसी भी डाल दीजिए, ताकि नींद भी अच्छे से आएगी। या मान लीजिए आपको पित्त कफ वाला लग रहा है, तो आपने शंख पुष्पी को चुना, तो उसके साथ में थोड़ा गिलोय डाल दीजिए, उसके साथ में जटामांसी डाल दीजिए, त्रिदोष नामक हो गया। ठीक है, अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अगला पौधा का नाम है ज्योतिषमती। ज्योतिष। देखिए इन सबके नाम में ही है ज्योति, ज्योतिषमती, जो ब्रेन के ज्योति को बढ़ा दे, ज्योतिषमती, बुद्धि। ज्योतिषमती। ठीक है, ये है कफ पित्त। ठीक है, शंख पुष्पी था पित्त कफ, और ज्योतिषमती है कफ पित्त, दोनों में अंतर है। पित्त कफ का मतलब गुस्सा ज्यादा है, चुप थोड़ा कम वाला प्रॉब्लम है, और कफ पित्त का मतलब है दिन भर चुप ही रहता है, कभी कभी गुस्सा कर लेता है। ठीक है, अंतर है। और अंतिम पौधा है वचा। वचा। लगातार फोन आ रहा है, इसलिए हमारी सुखा नहीं जाएगा। वचा, सर शंख, ये ज्योतिषमती को कैसे लेंगे? ज्योतिषमती का तेल आता है, इसका पत्ता वत्ता काम नहीं आता। ठीक है, इसका तेल आता है, इसके तेल को दूध में 2-3 बूंद डाल के लिया जाता है, या पानी में डाल के लिया जाता है, और इसका एक एक बूंद नष्ट लिया जाता है, तगड़ा होता है। ज्योतिषमती का कल्प किया गया था, करपात्री जी महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कोई नहीं है इसमें जो नहीं सुना है, सर ये कब दिया जाता है, सुबह या नहीं शाम को? सर। तो सुन लीजिए थोड़ा करपात्री जी के बारे में। पत्री का नाम सुना हुआ। आज के बाद उनको गूगल कर लीजिएगा। भारत के, अगर आधुनिक काल के टॉप 5 संतों का अगर चुना जाएगा, तो उनमें से सबसे पहला नाम है करपात्री जी महाराज। ठीक है, शंकराचार्य परंपरा को, शंकराचार्य नाम लोगों के जुबान पे आया था उनकी वजह से, जब वो शंकराचार्य बने थे। ठीक है, उन्हीं के शिष्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ठीक है, जो भी शरीर से नहीं है, जो पूरी वाले हैं ना, पूरी वाले शंकराचार्य हैं, वो भी उनके आखिरी शिष्य हैं। ठीक है, और जिस घटना से आप उनको पहचान जाओगे, वो घटना ये है कि जब गौ वंश की रक्षा के लिए भारत में पहला आंदोलन हुआ था, और राम मंदिर बनाने के लिए, सच्चाई वाला इतिहास, वो पहला आंदोलन करने वाले आदमी का नाम है शंकराचार्य करपात्री जी महाराज। उन्हीं ने राम भवन के नाम से योद्धाओं की टीम बनाई थी, बीजेपी बाद में आया था। ठीक है, और उसी में सभी लोग सदस्य बने थे। उस गौ रक्षा के अभियान में जब वो धरने पे बैठे थे, वो इकलौता इंसान था जिसके मुंह पे सारे शास्त्र, सारे वेद, सब कुछ था। कई जगह शास्त्रार्थ से सबको पराजित किए थे। वही है जिन्होंने पहली बार श्री विद्या को लाया था, और आजकल मोबाइल पे आ गया श्री विद्या। ही इज द पायनियर।
ठीक है। तो करपात्री जी महाराज जब बैठे थे तो वहीं पे गोली मरवाई थी इंदिरा गांधी ने। थोड़ा थोड़ा कहानी याद आ रहा होगा आप लोग को, जिससे कई सारे साधु संत मारे गए थे। वहीं पे करपात्री जी महाराज ने ही, गूगल करिएगा इंदिरा गांधी को किसका श्राप लगा, बस आ जाएंगे। करपात्री जी ने खड़ा होके इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि जैसे इस गौ वंश के रक्षकों का विनाश तुमने किया है, तुम्हारे भी वंश का विनाश ऐसे ही हुआ करेगा, हो गया मतलब गोलियों से और बमों से। ठीक है। असल में और अगले गोपाष्टमी से शुरू हो जाएगा, और ठीक अगला गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों ने मारा। और उसके बाद राजीव गांधी भी ब्लास्ट में गए, संजय गांधी भी संजय ब्लास्ट गांधी में भी गए, गए। एकदम 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 सब तीनों ब्लास्ट में साथ गए। में। ठीक है। करपात्री जी महाराज, ठीक है। तो करपात्री जी महाराज ने ज्योतिषमती कल्प किया था। इसको बोलते हैं काया कल्प, जिसको बोलते हैं ना काया पलट देना। ठीक है, वो वाला वो कल्प किया था। वो आयुर्वेद के बड़े प्रशंसक थे। ठीक है। तो ये हो गया ज्योतिषमती। ठीक है। हिमाचल उत्तराखंड में ना खूब ज्योतिषमती मिलता है, भर भर के। जितने पहाड़ों पे आपको पेड़ दिख रहे होंगे ना, आप लोग तो पहचानते कुछ है नहीं, सब ज्योतिषमती है। ठीक है। बच्चा हाँ, आप लोग बैकग्राउंड में पहाड़ और बर्फ देखते होंगे फोटो लेने के लिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहाड़ों पे जाने पे वहां के प्लांट्स। जब भी कभी पहाड़ों पे घूमने जाइए तो दया करके वहां के लोकल लोगों से पूछिएगा ये पेड़ कौन सा है, क्या काम आता है, पता करते रहिएगा। ठीक है। तो क्योंकि आयुर्वेद में एक चैप्टर आता है जहां पे जल वर्ग, कौन से पहाड़ से निकले हुए पानी का क्या गुण है और क्या खराबी है, बताया गया है। ठीक है। और कौन से पहाड़ पे पैदा होने वाले पेड़ों का क्या गुण है। तो भारत में दो तरह के पहाड़ों को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। एक है विंध्य पर्वत और एक है हिमालय। ठीक है। विंध्य पर्वत वाले सब गर्म होते हैं। ठीक है। हिमालय वाले सारे ठंडे होते हैं, तो उनकी उनकी औषधियों का गुणधर्म अलग अलग है। ठीक है। तो डायबिटीज की अच्छी दवा मिलेगी विंध्य पर्वत पे। ठीक है, क्योंकि गर्म है, कफनाशक। एनीवेज टॉपिक बदल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कॉम्बिनेशन में, जो सर भी एक क्वेश्चन, सर ये एक आपने बात रह गया ना ज्योतिषपति बच्चा, जो दूध में बताया 1-2 बूंद तेल, ये सुबह देंगे खाली पेट या आज शाम को देंगे? रात को लेना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि औषध सेवन काल बोल के एक चैप्टर आता है। अगर नाभि के नीचे दवाई भेजनी है अपान काले तो खाने के पहले, अगर क्लैविकल के ऊपर ईएनटी ब्रेन इन सब में दवाई भेजनी है तो निशी काले रात को। अगर डियोडिनम में ग्रहणी में दवाई भेजनी है तो खाने के बीच में, जैसे आईबीएस वाले पेशेंट को। ठीक है। और अगर किसी दवाई का रसायन का फायदा उठाना है तो सुबह सुबह सूर्यास्त के साथ। इसीलिए च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, ये सब सुबह सुबह सूर्योदय हुआ और खा लिया साथ साथ, तब जाके वो गुण करता है रसायन का। अगर आप किसी भी रसायन को कोई और टाइम पे खाएंगी तो वो खाली न्यूट्रिशनल वैल्यू दे सकता है, रसायन का गुण नहीं दे सकता, एंटी एजिंग गुण नहीं दे सकता। रसायन काल का मतलब सूर्योदय से जस्ट पहले। तो च्यवनप्राश हो गया सूर्योदय से जस्ट पहले। तो ब्रेन के ऊपर अगर दवाई भेजनी है तो निशी काले रात को। ठीक है। आंखों की दवाई, कान की दवाई सब रात को जानी चाहिए। ठीक है। तो वचा जो होता है वो कफनाशक है। ठीक है। तो जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, मुंह बंद हो गया है, कफजल व्याधि, मिनमिनत्व बोलते हैं इसको, मुकत्व मिनमिनत्व, या बोलते हैं तो पूरा प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो वचा मने वच, वच मने बोलना, इसीलिए प्लांट का नाम था वचा। तो जिसको बोलना नहीं आता अच्छे से, चाहे छोटा हो या बड़ा। ठीक है। मैं बताया था आप लोग को एक बार एक कहानी कि जब मैं थोड़ा छोटा था तो मेरा ड्रीम था कि मैं कब फर्स्ट आऊंगा। मैं हमेशा फोर्थ फिफ्थ आता था। ठीक है। और बहुत अच्छा बोल नहीं पाता था। ठीक। तो क्लास 4 में जब गया मैं, तो एक मैडम मिली मुझे, उषा नाम था उनका। ठीक है। उषा तोतला।
ठीक है, फर्स्ट मारवाड़ी कनेक्शन, ठीक है। तो वो गंगा नगर की थी, राजस्थान का बॉर्डर, ठीक है। तो वो पहचाने कि ये लड़का है भविष्य का हीरो, और वो खूब एनकरेज की मेरे को, ठीक है। और मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस रहता था, तो वो मेरे को बोली कि तुम थोड़ा वच और काली मिर्च डाल के सुबह खाना, और वो मेरे को एक मंत्र दी सूर्य का, हाँ, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते, ठीक है। तो और उसके बाद मैं पहली बार थर्ड आया, ठीक है। इसके बाद वो मुझे बोली 15 अगस्त आ रहा है, तुम स्टेज पे बोलोगे 2000 लोगों के सामने। मेरे पैर कांप गए थे पूरे, लेकिन उन्होंने बुलवाया। वो जो मैं बोला, उसके बाद स्कूल के हर फंक्शन में स्पीकर मैं ही हुआ करता था। और ये सिलसिला कुसुम कॉलेज तक आंटी रहा। म्यूट। तो ये सिलसिला स्कूल के हर प्रोग्राम में स्टेज स्पीकर मैं ही रहता था। फिर ये फिर कॉलेज में भी चला, पीजी में भी चला, हर जगह चला, ठीक है। तो थर्ड के बाद फिर सेकंड आया, क्लास 5 6 में, 7th में फर्स्ट आया, फिर सेकंड नहीं आया कभी। तो वो उनका उपकार था, इसीलिए मैं आज भी उनके कांटेक्ट में रहता हूँ। वो 80 इयर्स की हो चुकी है, ठीक है। और जब मैं फोन करता हूँ, मतलब मैम क्या चाहिए, तो बोलती है गौशाला में पैसा भेज दे। मैं मुझे खबर मिला तो बहुत बड़ा हो गया है। तो ये वच था जो बुलवाता है, ठीक है। तो सिर्फ जो बच्चे साफ नहीं बोल पाते उनको भी दे सकते हैं। एकदम। और जो लोग गुमसुम रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, वहां पे भी वच जाएगा। और फिर जिनकी आवाज अच्छी करनी हो, मधुर, एकदम वो बचा जाएगा, मधुर कर देगा एकदम। सर जिसका की क्लास जिसका गला बैठा हुआ है, सोर थ्रोट है, वच जाएगा। सर आपकी क्लास 4 की टीचर को इतना सूर्य मंत्र और ये सब ज्ञान था? ये आयुर्वेदिक कॉलेज था क्या? स्कूल तो स्कूल में सर मैम को इतना नॉलेज था कि सूर्य का मंत्र बोलना है, वचा के साथ काली मिर्च लेना है? हाँ, उनको नॉलेज रहा होगा पर्सनल कुछ। रहा होगा ना, बोला बहुत ना बहुत मारवाड़ी, मैं पिछले क्लास में बोला था, अगर आयुर्वेद के धरोहर को कोई बचा के रखा था, वो मारवाड़ी कम्युनिटी है। दूसरे पे गुजराती से है, ठीक है। सर इसको लेना कैसे है? जबकि स्वर्णिम युग था वेस्ट बंगाल, 11th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक आयुर्वेद का। और आज कहीं नहीं है वेस्ट बंगाल आयुर्वेद के मामले में। आप केरला जानते हो, है ना, बट ऐसा नहीं था। धरोहर था 1 नंबर पे वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे था राजस्थान और बनारस, ठीक है। सर अब बीजेपी आ रही है, कुछ होगा। हाँ, सर आज बताइए लेना कैसे है? वच का चूर्ण लेना है। चूर्ण मिलता है, 1 ग्राम चूर्ण लेंगे शहद के साथ, जैसे सोर थ्रोट में आप बताए तो 2 बार ले सकते हैं क्या? आराम से। तो अब इसको कंबाइन कीजिए एक बार, कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 ऐसे पौधे हैं जो त्रिदोष वाले हैं, गिलोय और जटामांसी। तो इन दोनों को आप सबके संग मिला दीजिएगा। इसके बाद आप दोष समझ के कि किसमें कौन सा दोष डोमिनेंट है, उस प्लांट को चुनिए, उसमें वो ऐड कर दीजिए। होपफुली समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे साधारण चिकित्सा उन्माद की खत्म होती है। इसके बाद का एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं दैव व्यापश्रयी चिकित्सा। जब ऐसा सर करने के बाद भी सर एक दैव चीज पूछनी है, जटामांसी और गिलोय में से एक त्रिनाशक मिलाएं, त्रिदोषनाशक, या दोनों मिला दें? एक भी मिला सकती हैं, दोनों मिला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जहां पे नींद लाना है वहां जटामांसी जरूर मिलाइएगा, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव वीक में बोल रहा था ना कि आधे घंटे में गारंटी नींद आ जाती है, उसमें जटामांसी है। तो उसके स्मेल से ही नींद आ जाती है। जटामांसी का पहचान क्या है? अगर आप जटामांसी घर में रख दोगे तो बिल्ली नहीं आएगी, क्योंकि जटामांसी का एक स्मेल होता है। बहुत उस बढ़िया स्मेल रहती है, उस बहुत स्मेल बढ़िया से रहती है। जटा बिल्ली भाग जाती है, ठीक है। तो क्या है, मोटा मोटी आप समझ गए। फाइनल बात, दैव व्यापश्रयी चिकित्सा। हम लोग पंचकर्मा समझ गए,
युक्ति व्यापश्रयी समझ गए कौन सा प्लांट का क्या गुण दोष है, और अंतिम आ गया दैव व्यापश्रयी चिकित्सा। दैव व्यापश्रयी मतलब कि जब आप चाहे एलोपैथ खा रहे हो या आयुर्वेद खा रहे हो, मामला ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत ऊर्जाओं का समावेश है, चाहे पितृदोष हो, चाहे ग्रह दोष हो, चाहे भूत दोष हो, तीन में से कोई एक है। अचानक से कोई प्रॉब्लम आया है, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, इन तीनों में दैव व्यापश्रयी चिकित्सा लागू होती है। दैव व्यापश्रयी चिकित्सा में तीन चीजें मेन होती हैं। पहला होता है मंत्र, दूसरा होता है हवन या होम, और तीसरा होता है दान। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसा दोष रहता है, जैसा डायग्नोसिस होता है, उसमें भी डायग्नोसिस होती है ना, कि कौन सा है। अगर भूत दोष है तो गंधर्व यक्ष किन्नर कौन सा है, ठीक है, पितृ दोष है तो क्या है, ठीक है। तो ऐसा करना होता है, तो उसमें वो चीजें तो लागू हो ही जाएंगी। वो धूपन जो बोला था मैं, धूप, ये सब तो रहेगा, लेकिन साथ में स्पेसिफिक मंत्र जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये एक अलग विषय हो जाएगा फिर, क्योंकि कौन सी बीमारी का क्या मंत्र होता है वो अलग विषय हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक मंत्र होते हैं, स्पेसिफिक हवन होता है, स्पेसिफिक यज्ञ होता है। फिर भी जो एक लाइन एक्स्ट्रा बोला जाता है वो है कि इसमें जो हमारे देवी देवता हैं उनमें भूत देव भी इसको बोला गया है, वह महादेव, जिसके अंडर में सारे भूत भैरव रहते हैं। तो महादेव की पूजा, या जो महादेव के अंश हैं हनुमान, उनका पूजा, ये दो में से किसी एक का या दोनों का अगर कॉमनली करते हैं, कुछ नहीं तो इनके मंत्र का जाप, इनको नहला देना, इनके नाम पे हवन कर देना, ठीक है। हवन तो सबको रोज करना चाहिए घर में, अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं इसको, ये वेदों का सर, मैं स्थान है। एकदम यही बोलने वाली थी आपको 2 मिनट पहले कि आप एक बार हम सबको अग्निहोत्र यज्ञ का वो करवाइए कि कैसे करते हैं एक प्रॉपर वे में। बहुत हाँ, छोटा सा 5-10 मिनट लगती है। 5-10 मिनट लगता है एकदम, ठीक है। तो आप में जरूरी नहीं है कि जो अग्निहोत्र यज्ञ में जो मंत्र बोला गया है वही बोलिए। आप अपने इष्ट का मंत्र पकड़ लीजिए, आप अपने फेवरेट भगवान का मंत्र पकड़ लीजिए, ठीक है। 108 बार बोलना है तो आप साथ में घी तैयार रखिए, अपना एक लकड़ी खरीद लीजिए, मिलता है चम्मच, आम के पल्लव घर में रखिए, थोड़े गोईठा, क्या बोलते हैं हम लोग बिहार यूपी में, गोईठा बोलते हैं उसको, काउडंग, गोईठा ही गोबर का बोलते हैं यहाँ पे भी, उपला, गोबर का उपला। सर हम गोबर लोग का तो उपला। कंप्लीट वर्ड हो गया, ठीक है। तो उसको वो रखिए, उनका एक बना दीजिए, एक ट्रे मंगा लीजिए, हवन यज्ञ वाला छोटा सा ट्रे आता है ऑनलाइन, अभी तो अपने अपने साइज का मिल जाएगा, उसको रखें, ठीक है। सुबह सुबह 5 मिनट लगने वाला आता है, 5 मिनट, हाँ। अपने फेवरेट भगवान का नाम लिया, उसको डाला, हवन आग जला लिया, ओम नमः शिवाय एक स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, क्या है, ठीक है। तो बड़ा इजी है, कर लिया तो हो गया दैव व्यापश्रयी चिकित्सा। क्योंकि इस पे अब अलग अलग बीमारियों में अलग अलग मंत्र होते हैं, वो अलग विषय होगा कभी बाद में, ठीक है। अब इन सब के ऊपर क्या है, लास्ट कंक्लूजन, अंतिम लाइन ऑफ उन्माद रोग एंड चिकित्सा। सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी भूत, सभी आहार, सभी विहार, सभी संग, ये सब परम पिता परमेश्वर के अंडर में है। जो सुप्रीम ऊर्जा है उसके अंडर ही है, ये उनके बाहर नहीं है। तो अगर कभी कुछ समझ में नहीं आए, कोई अच्छा ज्योतिष, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा बाबा नहीं मिल रहे हैं, याद रखना सबसे बड़ा पावरफुल एनर्जी वो परमात्मा परमेश्वर आपके बाहर और आपके अंदर दोनों तरफ बैठा हुआ है। जरूरत होती है सिर्फ आपको उस पे, अपने पे, उन पे एक्सट्रीम लेवल का फेथ बढ़ा के अल्टीमेट लेवल ऑफ सरेंडर करने का। मेरी आखिरी लाइन को प्लीज याद रखिएगा कि एक्सट्रीम फेथ को बढ़ा के अल्टीमेट लेवल का सरेंडर करके सिर्फ पेशेंसफुली बैठ जाइए, छोड़ दीजिए कुछ भी करना, नो एक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम।
आप खाली अपना कर्तव्य करते रहिए, उसके बाद छोड़ दीजिए उनपे, शांत रहिए, माइंड में रिएक्ट मत कीजिए कि कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कब वो सुधरेगा, कब नहीं सुधरेगा। छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। अपने आप देखोगे कि जब को सुधरना होगा, जब बदलना होगा, ठीक बदल जाएगा। याद रखिएगा, जो भारत में एक उक्ति, एक कहावत चलती है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका लोग मीनिंग नहीं समझते हैं। तो कुछ लोग कुतर्क देते हैं और कुछ लोग जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो होगा अच्छा होगा, इसका मतलब उपयोगिता के सेंस में है कि वो जरूर आपको कुछ अच्छा सिखा के जाएगा, या अच्छा बना के जाएगा, या अच्छा करके जाएगा। तीनों लाइन इसमें लागू होते हैं। सिर्फ एक लाइन लागू नहीं होता कि हमेशा अच्छा करके ही जाएगा। ये आपको या तो कुछ अच्छा सिखा के जाएगा, या आपको कुछ अच्छा बना के जाएगा, और या फिर कुछ अच्छा करके ही जाएगा। आपको भी गलत लग रहा है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि वो आपको या तो बेहतर इंसान बना देगा, या तो आपको बेहतर सहने वाला बना देगा, या तो आपको जुझारू बना देगा, या आपको तगड़ा बना देगा, या आपको लड़ना सिखा देगा, या आपको कमजोर बनना खत्म कर देगा। उस टाइम पे आपको फेथ रख के कंप्लीट सरेंडर करना है। ऊपर का बॉस बैठा हुआ है, हिल टेक केयर, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं है अपना। सबकी जिंदगी, सब चीजों का एग्जिस्टेंट टेम्पररी है। ठीक है, हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग यूपी के हैं, तो अवधि में एक भोजपुरी और अवधि मिक्स होकर एक गाना आता था, मेरे जहन में बैठा हुआ, मेरे चाचा सुनते रहते थे, वो पहलवान थे। क्योंकि संदर्भ यहाँ पे है, इसलिए हमको वो याद आया, क्योंकि हम पढ़ते रहते थे, वो टेप लगा के सुनते रहते थे बार बार। ठीक है, तो उसमें अचानक से मुझे याद आया। सोचो कितना जहन में बैठा हुआ, छोटा था मैं। तो एक उस समय ना एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, फिरोजाबाद रेल दुर्घटना, मुझे याद है। हम लोग हिंदी मीडियम वाले, सब हिंदी हिंदी। तो उसमें गाना आता था, तो उसमें पहला लाइन था, जब उस फिरोजाबाद रेल दुर्घटना के ऊपर वहां के किसी कवि ने गाना बनाया था, जो ऑडियो में आता था। तो उसने उस जो डिटेल विवरण किया है कि कैसे लोग मरे, क्या हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेट था, बट पहला लाइन जो बोला था ना, वो मेरे जहन में रह गया। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये लाइन था शुरुआत का। कोई गहने ले जा रहा था, कोई क्या ले जा रहा था, कोई फरके ले जा रहा था, कोई यादें ले जा रहा था, कुछ कोई ड्रीम ले जा रहा था। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कोई परमानेंट नहीं है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। इकलौता साथी वही है, आज नहीं कल रियलाइज हो जाएगा। फिलॉसफी नहीं है, एक्सपीरियंस में है, इसलिए बता रहा हूं। कंप्लीट सरेंडर इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। लेट हिम डू। ठीक है, तो यहां होता है उन्माद चैप्टर समाप्त। हनुमान जी कंचन वरण विराज सुबेसा थे। जय श्री राम। कंचन वरण विराज सुवेसा, सुवेसा। तो कंचन वरण का मैंने जबरदस्ती पिछले दिन बोल दिया था, बहुत मन कर रहा था मुझे। ठीक है, सुवेसा का मतलब होता है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साधु का वस्त्र पहन लेते हैं। हाँ, त्रिपुंड लगा के घूमेंगे, बहुत बहुत रुद्राक्ष वगैरह पहन के घूमेंगे। या हमारे समाज में बहुत सारे लोग लुक वाइज बहुत सात्विक दिखेंगे, भीतर बड़े बड़े कांड है। ठीक है, तो जैसे रावण साधु का वेश पहन के आ गया था, काल नेमी साधु का वस्त्र पहन के पहुंच गया था, तो हनुमान जी साधु का कपड़ा नहीं पहनते, सुवेशा, उनका मन ही साधु का है। ठीक है, तो बाहर साधु का कपड़ा पहने नहीं पहने, मन साधु वाला होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। आज कुछ बाहर के भी लोग आ गए, छोटे में मार देते हैं। तो कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब कोई सोचेगा भाई इसमें क्या समझाना है आपको। कानन कुंडल, कान में कुंडल है, और कुंचित केसा, कुंचित मतलब हमारा एक तेल आता है, कुंचित केश। ठीक है, तो कुंचित केश मतलब एक जो बाल घुंघराले होते हैं ना, सब घूम के वापिस जाते हैं, कुंचित केशा। तो आपको तो साधारण दृष्टि से यही दिखेगा कि भाई कान में कुंडल पहने हैं और बाल घुंघराले हैं,
बात खत्म। तो आप इमेजिन कर लोगे कि हनुमान जी स्वर्ण वदन के, हेम सैलाभ देहम, विशाल है, लंबे चौड़े हैं, हाँ, और बाल घुंघराले हैं और कान में कुंडल है। ठीक है, यही सोचोगे ना आप। तो उसके बाद का लाइन है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में ध्वजा है। तो आप इमेजिन कर लिए हनुमान जी ऐसे दिखते होंगे। लेकिन तुलसीदास जी बोलना क्या चाह रहे हैं? कानन कुंडल, वो तो बोल सकते थे गले में हार, हाथ में बाली, ये वो फलान ढगान। कानन कुंडल से ही शोभा का शुरुआत क्यों किया? वो ये बताना चाहते हैं कि कान में जो कुंडल है, जो शोभा देता है, श्रवणेंद्रिय, श्रवण को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और हनुमान जी अपने पूरे शरीर में सबसे ज्यादा महत्व अपने कानों को देते हैं, इसलिए उसको सुंदर रखना चाहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है ना, रामचरित सुनिबे को रसिया। तो कहां से सुनेंगे भाई? कान से ही सुनेंगे ना। ठीक है, तो जब आप लोग को मालूम है, जब राम जी जाने लगे सरयू नदी में, तो पूरा गांव का गांव भागा, हम भी चलेंगे प्रभु आपके साथ, हम लोग आपके बिना नहीं रहने वाले हैं। तो प्रभु ने बोला चलो, समाहित होते हैं। हनुमान को बोला भाई तुम भी चलो। तो हनुमान जी पूछे भगवान चल तो मैं जाऊं, बट आप यहां से सरयू में घुसने के बाद निकलेंगे कहां? तो बोले वही बैकुंठ में। तो वो बोले कि तो वहां पे क्या होगा? तो बोले वहां पे क्या होगा, वहां पे मैं होऊंगा। तो बोले नहीं, वहां पे राम कथा होगी। बोले ना ना, वहां पे तो मैं ही होऊंगा। तो बोले तो आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है। तो बोले कब आएगा तू? बोले जब तक चलती रहेगी कथा तब तक मैं रहूंगा यहाँ। ठीक है, इसलिए जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। बहुत सुंदर मानस में एक विवरण आता है कि कैसे सुनते हैं हनुमान जी राम कथा। अनफॉर्चुनेटली मुझे चौपाई याद नहीं है, तो उसमें लिखा है, इसका मीनिंग यह है कि हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और बिना हिले बैठे रहते हैं हनुमान जी। तो इसीलिए कानन कुंडल, मैं थोड़ा शॉर्ट में आज बता दे रहा हूं, कानन कुंडल कुंचित केशा। ठीक है, तो कान का इसीलिए महत्व है उनके लाइफ में, क्योंकि उनका जीवन का मतलब ही है राम कथा सुनना। ठीक है, आप भी कान में अब कुंडल पहनती है ना, तो ये सोचना ये मैं पहनी हूं राम जी का कथा सुनने के लिए, ताकि ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि हमको राम कथा ही सुनना है, रामचरित ही सुनना है, रामचरित की तरह ही बनना है सुन के। रामचरित्र के अलावा कोई भी और चरित्र आता है अगर खराब वाला चरित्र, तो उसको नहीं सुनना है, मेरे कुंडल उसको रोक देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? कुंचित केशा, घुंघराले बाल ना। ठीक है, तो बोल सकते थे बालों में, शरीर में भी कितने सारे रोम हैं और उनका बाइसेप्स बहुत जोरदार है। आजकल के सब जिम वाले इंस्पायर होते हैं, बताते हैं कि उनका जो बाइसेप्स का जो है वो 35 इंच का है और चेस्ट जो है उनका 60 इंच चौड़ा है। ये सब भी तो बता सकते थे, है ना। थाइज में इतने कर्व है, ट्राइसेप्स ऐसा है, ये शोल्डर ऐसा है, बता सकते थे। नहीं बताया, खाली दो ही बताया, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो ये केश कहां रहता है? बुद्धि में, ब्रेन में, माथे में। और वो बाल जहां से निकले हैं वहीं घूम के जा रहे हैं। तो इस बुद्धि में जो बैठा है, निकलना भी वहीं से है और जाना भी उसी में है। राम से निकल के राम तक ही पहुंचना है। यही लक्ष्य है जीवन का, इसलिए कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज। ठीक है, तो ध्वजा का पहले मीनिंग समझ लीजिए तो वज्र समझ में आएगा। यहां पे ध्वजा का मतलब है राम के विमल यश, राम के कीर्ति और सत्य का विजय, पराजय, असत्य के ऊपर सत्य के विजय का पताका, राम के सुयश का पताका। राम के सुयश का पताका लेके खड़े हैं हनुमान जी। ठीक है, क्यों और कैसे? राम के सुयश का पताका, सत्य के विजय का पताका वही ले सकता है, वही लेके खड़ा रह सकता है जिसके हाथ में काल हो,
जो खुद काल के हाथ में ना हो। और यहां गदा क्या है? काल है। और काल खुद किसके हाथ में है? हनुमान जी के हाथ में है। सारी दुनिया किसके हाथ में है? काल के हाथ में है। और काल किसके हाथ में है? हनुमान जी के हाथ में है। ठीक है, काल के बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? सब काल के ऊपर ही निर्धारित है। हम लोग हाथ में घड़ी बांधते हैं, है ना? बट हमको ये नहीं पता है कि हम लोग हाथ में घड़ी नहीं बांधते, घड़ी ने हमारी हाथ को बांध रखी है। हमारी हर घड़ी पे डिपेंड करती है। और घड़ी में क्या घड़ी बदल जाएगी ये किसी को नहीं पता है। किसकी घड़ी कौन सी घड़ी में बदल जाने वाली है किसी को नहीं पता। तो हर घड़ी के हाथ में है और घड़ी ने हमारे हाथ को बांध रखी है। ठीक है, तो काल के वशीभूत सब लोग हैं। अभी देखिए, ये जो मई जून का गर्मी आएगा तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि निधि स्वेटर मत पहनना, बोलना पड़ेगा क्या? है ना? अपने आप स्वेटर उतर जाएगा। ठीक है, और ठंड आएगी तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम खाली बदन मत घूमो। ठीक है, काल के वशीभूत सब कुछ है। ठीक है, एक हमारे बहुत पहचान के सेठ जी थे, उनको ना जितना भगवान ने समृद्धि दी थी उतनी ही बड़ी श्रद्धा भी दी थी। तो अपने गुरु पे बड़ा श्रद्धा था उनको। तो गुरु जी रहते थे हिमालय में, मई जून के महीने में गर्मी के टाइम पे। उनको बड़ा प्रेम आया, वो बोले महाराज इस बार तो आपको मेरे यहाँ रहना होगा किसी भी हाल में। अब वो पैर पकड़ लिए, नहीं आपको जाना नहीं, आपको रहना ही होगा, रहने होगा। लास्ट में गुरु जी बोले ठीक है रह लेते हैं। हाँ, तो उनके मुनीम जी और जो सब वर्कर्स थे सेठ जी, उन लोगों को लगा दिए कि भाई गर्मी का महीना है, सब महाराज जी आ रहे हैं, घर को अच्छे से धुलवा दो, बर्फ वरफ लगवा दो, एकदम सिल्ली बिल्ली, पंखा उनका चलवा दो। हाँ, खूब आराम रहा गुरु जी को, हिमालय का तो फीलिंग आया। अब मुनीम जी के मन में बड़ा वो आया कि भाई जब ये अपने गुरु जी को इतना श्रद्धा और प्रेम दिखा रहे हैं, भले हम गरीब हैं, भले मेरे को उधार लेना पड़े, भले हम उधारी में डूब जाएं, हम भी अपने गुरु का ऐसा ही करेंगे। ठान लिया वो। ठीक है, और वो क्या किए फिर, वो अपने गुरु जी को बोले गुरु जी आपको तो मेरे घर आना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी भी हालत में आना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको आना पड़ेगा। जिद पकड़ लिए। हाँ, अब दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा था, गुरु जी आ गए। अब मुनीम जी बोले अरे सब घर वर साफ करो, पानी से धुलवाओ घर को। ठीक है, जिस कमरे में गुरु जी बैठने वाले थे, रहने वाले थे, पानी वानी से धुलवाओ, बर्फ की सिल्ली मंगाओ, हवा चलवाओ। अब बताओ, भावना तो अच्छी थी लेकिन काल विपरीत था और बुद्धि गलत थी। अब वो गुरुजी सुबह उठेंगे कि उठाना पड़ेगा, ये बताओ। ठीक है, दिसंबर जनवरी के महीने में बर्फ की सिल्ली बुल्ली और हवा चलवा के, तो काल विपरीत था। सब कुछ काल के वशीभूत होता है। ठीक है, लेकिन वो काल हनुमान जी के हाथ में है। इसीलिए जब काल नेमी को रावण ने बोला ना जाओ वहां जाना है और हनुमान का रास्ता रोकना है, जा रहा संजीवनी लेने, तो काल नेमी बोला ये हनुमान कहीं वही तो नहीं है ना जिसने आप लोग का बैंड बजाया था, जो आग वाग जला दिया था सब। तो रावण बोला हाँ सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना, वही है, जा जा इसको रोक। बोला क्या महाराज कहाँ भेज रहे हैं आप रोकने के लिए, और किसको रोकने के लिए भेज रहे हैं? आप हमको जाते हुए तो देखेंगे लेकिन आते हुए नहीं देख पाएंगे। बोला क्या बात कर रहा है तुम काल नेमी, इतना महावीर तुम, इतना बड़ा मायावी, तुम कैसे नहीं उनको वो कर देगा? बोला क्यों महाराज, जब लंका को जला रहा था तो आप क्या बाहर देश में विजिट करने गए थे क्या? आप भी तो यही थे, क्यों नहीं रोक लिया आपने उसको? ठीक है, जब आप नहीं रोक पाए तो मैं कहां से रोक पाऊंगा? जबरदस्ती भेज दिया काल नेमी को उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे काल नेमी भी काल है। नेमी का मतलब क्या होता है मालूम है? नेमी मतलब चक्र, तो काल का चक्र। ठीक है, और यहाँ पे काल नेमी कली है, कलयुग। ठीक है, तो कलयुग के माया में जो कुमति आती है ना, कुमति निवार सुमति के संगी, तो इस कलयुग रूपी काल रूपी चक्र के माया और कुमति को तोड़ने वाले भी हनुमान जी हैं। वो कहानी मालूम होगी आपको, सुना नहीं रहा हूं मैं, कैसे काल नेमी को हराया
हनुमान ने, ठीक है, मारा हनुमान ने। तो ऐसे काल नेमी रूपी कलयुग के मायावी लोगों को भी हराना है अगर, तो हनुमान जी है, क्योंकि काल उनके हाथ में है, ठीक है। मतलब हनुमान जी का जो घड़ी है ना, वो घड़ी हनुमान जी के हाथ को नहीं बांधता, ठीक है, हमारे घड़ी को घड़ी बांधती है। तो वो काल रूपी गदा उनके हाथ में है, इसलिए इकलौता वो है जो राम रूपी विजय पताका हाथ में लेके चलते हैं, सत्य का। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराज। आगे का लाइन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। प्रणाम साहब। प्रणाम जय गुरु, श्री राम सर। प्रणाम सर। जय श्री भारत। जय श्री भारत। किसके साथ? मम्मा वो शेजवान सॉस दे दी, बोल दिया मैंने शेजवान सॉस दीदी, समझा? अरे समझा दीजिए तो। ये कौन? हाँ ये शेजवान सॉस खड़े। अरे हाँ ये भी सही है।
सुन रहे हो?
रविता फोन दे दो मेरा। अभी यूटिलिटी रूम में ले देना। जो स्क्रीन को स्टॉप कर दो।